स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, क्या जानना चाहते हो कैसे अमेरिका अपनी इकोनॉमिक लीड पिछले 70 सालों से बना के रखा हुआ है? क्या वो वजह है कि चाइना आज इतना हाईली इंक्रीमेंटली ग्रोइंग नेशन है? क्या वो वजहें हैं जिसकी वजह से आज भी इंडिया थोड़ा पीछे रह जाता है, और कैसे हम उसको उन वजहों को कम कर सकते हैं कुछ पॉलिसी मेजर्स के थ्रू, कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और इंडिया का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसको और ऊपर ले जा सकते हैं? अगर ये पूरी कहानी समझनी है और अंडरस्टैंड करना है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर, दैट एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैटलिस्ट ऑफ economic revival and a global perspective on how startups drive growth, and it does not only drive growth, it increases it। कि अगर आप लीनियर ग्रोथ कर रहे हैं 5% 6% पे, तो अगर आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम बेहतर होता है तो कैसे वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकती है, कैसे आपकी जो आज जॉब ग्रोथ कम है वो बढ़ सकती है, जो जॉबलेस ग्रोथ आज है वो ख़त्म हो सकती है, और ओवरऑल पर कैपिटा इनकम इस देश में बेहतर हो सकती है। तो वेलकम एवरीवन, हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर बात किए हैं कि हाउ वी कैन इंप्रूव ऑन एग्रीकल्चर, और उसी बात को अब आगे बढ़ाते हुए, इस ग्रोथ मॉडल को आगे बढ़ाते हुए, ना सिर्फ ये आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल वर्ल्ड व्यू के लिए अच्छा है, बल्कि साथ ही साथ आज का डिस्कशन या पहले जो भी हम डिस्कशन करते आए हैं वो आपके GS पेपर्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स ऑप्शन पेपर 2 के आंसर राइटिंग को और बेहतर कर सकता है अगर आप कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ से लेके जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। ध्यान से सुनना, अगर चाहो तो कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन कर लेना, नहीं भी करते हो तो फिर आपको ग्रुप में PDF मिल जाएगी, ठीक है? तो पहले समझते हैं कि हमारा चैलेंज क्या है। व्हाट इज द चैलेंज ऑफ द स्टैग्नेंट ग्लोबल ग्रोथ। इंडिया का अगर केस हम लोग लेते हैं तो इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। 6.5% के आसपास एवरेज लगभग जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड RBI, उन्होंने कहा है कि 6.5% की ग्रोथ होगी। बट इफ़ वी वांट टू बिकम सुपर पावर, वी वांट टू बिकम डेवलप्ड बाय 2047, तो यह ग्रोथ रेट हमको थोड़ी और बढ़ानी होगी, क्योंकि जो जॉबलेस ग्रोथ का प्रॉब्लम है इंडिया में या अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, इट्स वेरी रियल, एकदम ये सीधी बात है। बट साथ ही साथ हम देखते हैं ग्लोबली अगर देखा जाए तो ग्रोथ रेट बहुत अच्छी नहीं रही है, खासकर डेवलप्ड नेशंस में। कहीं कहीं तो जर्मनी में नेगेटिव ग्रोथ, UK में 0% ग्रोथ, ओवरऑल यूरोपियन यूनियन में 1% से भी कम ग्रोथ, एक्सेप्ट अमेरिका में ग्रोथ रेट 2.8% तक रही है लास्ट ईयर। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज अमेरिका इन्वेस्ट अ लॉट in its overall entrepreneurship और स्टार्टअप इकोसिस्टम। वहाँ का कंज्यूमरिज्म भी ज़्यादा है। ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ कम होते जाती हैं, जैसे यूरोप में आप देखते हैं द sheer नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैव फॉलन डाउन, तो वहाँ पे ग्रोथ कम होती है। एंड दैट ऑल्सो, जब 2020 में लॉकडाउन्स ख़त्म हुए उसके बाद इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी स्लो रही है, बिकॉज इकोनॉमिक रिकवरी लेड बाय दीज डेवलप्ड नेशंस हैज़ बीन वेरी स्लो। तो उसी में हम बात करते हैं कि पोस्ट 2020 इकोनॉमिक रिकवरी हैज़ बीन वेरी अनइवन। जैसे जो हमारे जैसे नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, वो तो तेज़ी से ग्रो किए बिकॉज ऑफ पेंट अप डिमांड, बट डेवलप्ड नेशंस उतना तेज़ी से ग्रो नहीं किए। बट और जो हमसे भी ख़राब स्थिति में नेशंस है, जो के शेप रिकवरी की हम बात करते हैं, जैसे अफ्रीका हुआ, ये वो, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। डेवलप्ड नेशंस में ग्रोथ प्लेटूड हो गई है, प्लेटू कर गई है, स्ट्रेट लाइन हो गई है, 1% 0% कोई ग्रोथ रेट नहीं है, ठीक है? तो बात होती है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो जनरली हमारे डेवलप्ड नेशंस में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे कार्स, ऑटोमोबाइल्स, एविएशन, ये सब जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल, वो स्टैग्नेशन देख रही हैं। अब प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, प्रोडक्टिविटी का मतलब पर यूनिट ग्रोथ नहीं बढ़ रहा। साथ ही साथ कुछ और चैलेंजेस हैं, जैसे सप्लाई चेन डिसरप्शन चल रहा है। सप्लाई चेन डिसरप्शन की प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज ग्लोबली हर जगह मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया में कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया के नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंस जो यूरोप का था वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, क्योंकि भाई पैसे बढ़ रहे हैं, लोगों की जेब में पैसे ही नहीं बचेंगे। अगर रशिया से आप सस्ती गैस खरीद रहे थे जिससे आप अपने घरों में बिजली पहुंचा पा रहे थे,
तो आपके बिजली के रेट्स कम थे, अब बिजली का बिल ज़्यादा भरना पड़ रहा है, तो लोगों के जेब में पैसे कम हो रहे हैं। दिस हैज़ कॉज्ड इन्फ्लेशन ऑल्सो, इसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन। तो अब कुछ ऐसा चाहिए कि जो ये स्टैग्नेंट इकोनॉमी है वो उसको एक पुश मिल सके, वो तेज़ी से आगे बढ़ सके। और वो पुश तब आएगा जब ये इनर्शिया जो आ गया है इकोनॉमी के अंदर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कह सकते हो, उसके ऊपर कहीं बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए जो कैटलिस्ट का काम करे और ग्रोथ तेज़ी से हो, डिमांड तेज़ी से बढ़े और सप्लाई भी तेज़ी से बढ़ सके। और इन सब का एक जो सिंपलेस्ट ऑफ द, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं, बट एक जो सिंपलेस्ट चीज़ जो आपको समझ में आएगी वो है इंक्रीज इन स्टार्टअप्स, इंक्रीज इन एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि वहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बहुत क्विक होती है, फास्ट होती है, पिवट हो सकता है, कुछ भी आपको चेंजेस करना है वो आप क्विकली कर सकते हैं। एक स्टैग्नेंट या ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में पेपर वर्क, फाइल वर्क, एंड यू विल हैव टू ऑलवेज रिमेंबर अबाउट द चेन, सप्लाई चेन। तो आपको सबसे परमिशन लेनी है, ये सब चीज़ें आपको एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स में नहीं करना पड़ता। क्विक डिसीजन मेकिंग लीड्स टू अ कैटालिटिक ग्रोथ, डायनामिज्म आता है आपके ग्रोथ में। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक हो चाहे ग्लोबल प्रोजेक्टेड, फिर से ये बात करता है ग्लोबल ग्रोथ कम हो जाएगा थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, क्योंकि देखो लड़ाई झगड़ा तो हो ही रहा है, सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, तो यूरोप का जो डिमांड है वो लगातार गिरता ही जा रहा है। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द चैलेंजेस कि इससे पार कैसे पाए। ठीक है, इससे पार कैसे पाए, इससे हम पार सिर्फ और सिर्फ एक वजह से पा सकते हैं, वो है अपना सप्लाई चेन इकोसिस्टम अच्छा करना, स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आना। और स्ट्रक्चरल चेंजेस कहाँ ले आना है, हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सिस्टम में, ताकि ग्रोथ तेज हो। इसी बात को हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स, हाउ वी कैन इंक्रीज द ग्रोथ, व्हाट आर सम ग्लोबल एग्जांपल्स, और इंडिया इससे कैसे एडवांटेज ले सकता है, जैसे हमारे पास स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स है वगैरह वगैरह। सो ओके, हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज द इंजन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कई सारे इंजन ऑफ ग्रोथ होते हैं, ऐसा उस ट्रेड इज अ इंजन ऑफ ग्रोथ, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो एन इंजन ऑफ ग्रोथ, बट इस समय एग्रीकल्चर और ट्रेड दोनों स्टैग्नेंट है। तो वो कौन सा स्पार्क है, ठीक है, वो कौन सा स्पार्क है जो रेवोल्यूशन ला सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, और वो स्पार्क है अपना एंटरप्रेन्योरशिप यानी स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स हुए या एमएसएमईज हुए यानी माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज हुए, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी इकोनॉमी फर्दर ग्रो कर सके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सके। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ब्रिंग्स इनोवेशन एंड कंपटीशन। ठीक है, अब इसको अगर एग्जांपल से समझना है, इट ऑल्सो ब्रिंग्स कंपटीशन एंड इट ब्रिंग्स अडेप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। एग्जांपल से समझना है तो अमेजोन से पहले ग्लोबल डिलीवरीज कोई नहीं कर रहा था, ये होम डिलीवरी वाला सिस्टम कहीं था ही नहीं। तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी अमेजोन, जेफ बेजोस एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया लेके आए जो घर तक सामान पहुंचाता है। उसके बाद आता है ब्लिंकिट आज के समय, यानी क्विक कॉमर्स, जो अमेजोन को भी पीछे बीट करता है। बीट कर रहा है किस चीज़ में? होम डिलीवरीज में, जो 10 मिनट से 30 मिनट तक में आपके घर पे सामान पहुंचाता है, फ्रेश, जल्दी, और कभी कभी अमेजोन से भी कम समय कम दाम पे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि विथ एवरी स्टेप एक नया इनोवेशन आता है, एक नया इनोवेशन आता है और वो कंपटीशन इंक्रीज करता है। ना अमेजोन हुआ या फ्लिपकार्ट हुआ, उनके ऊपर ये प्रेशर है कि वो भी अपना वेयरहाउस सिस्टम को थोड़ा चेंज करें और क्विक डिलीवरीज करें। पहले अमेजोन 1 डे डिलीवरी लेके आता है, ठीक है, 1 डे, फिर सेम डे डिलीवरी लेके आता है, और अब तो 10 मिनट डिलीवरी आ गया। यानी कंपटीशन बढ़ा, इनोवेशन बढ़ा तो कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा तो इनोवेशन बढ़ा, और इनोवेशन जब बढ़ता है तो उसके साथ साथ आती है अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी टू द कंडीशंस, कि इंडियन कंज्यूमर क्या चाहता है, वो बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप इंडियन कंज्यूमर को अमेरिका के कंज्यूमर के साथ कंपेयर करेंगे, जहाँ पे पैसा खर्च करने से पहले आदमी 2 बार भी नहीं सोचता, और इंडिया का कंज्यूमर जो बेस्ट वैल्यू चाहता है, तो आप अडाप्ट नहीं आप ख़त्म हो जाएंगे, आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ऐसी कई सारी कंपनीज़ हैं जो इंडिया आके बंद होके चली गई। फूड पैंडा हुआ, क्यों? क्योंकि वो इंडियन कंज्यूमर को नहीं समझ पाए। जैसे फोर्ड है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, नहीं समझ पाई इंडियन कंज्यूमर का वैल्यू प्रोपोजिशन, बंद हो गई।
तो हम लोग आज यही एक्सप्लोर करेंगे द मैकेनिज्म, केस स्टडी एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क जो इस ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप लेड ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक, तो कोर मैकेनिज्म 1 की अगर हम बात करें, इनोवेशन एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। याद हो ये बात, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। व्हाट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन? एवरी न्यू टेक्नोलॉजी डिस्ट्रक्ट्स द ओल्डर टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी। जो स्टार्टअप्स हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, नया इनोवेशन लेके आते हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है ये उसको डिस्ट्रक्ट और डिसरप्ट दोनों करने का साहस रखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं ब्लॉकबस्टर का और नेटफ्लिक्स का। ब्लॉकबस्टर मतलब लोग टिकट लेके जाते थे, लोग जाते थे स्टोर्स में, जाते थे वहाँ से सीडीज खरीदते थे, कैसेट्स खरीदते थे। अमेरिका की ये कंपनी थी, बहुत अच्छा चल रही थी। बट फिर एक नेटफ्लिक्स आता है जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एक एकदम ही नई चीज़ लेके आता है, जो डिसरप्ट कर देता है कैसे आप मूवी देखेंगे उस एक्सपीरियंस को। तो पहले लोग सीडीज ले रहे थे, कैसेट्स ले रहे थे ओरिजिनल। अब लोगों को घर से निकलने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दे कैन डाउनलोड, और डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं, दे कैन डायरेक्टली स्ट्रीम ऑन द नेटफ्लिक्स सर्वर। ये एक ऐसा डिसरप्शन लेके आता है जो ब्लॉकबस्टर यानी पिछली टेक्नोलॉजी को, पिछली कंपनी को पूरी तरह खत्म कर देता है, बिकॉज इट बिकम्स अ चैलेंजर टू द इनकम्बेंट ब्लॉकबस्टर एंड इट फाइनली सुपरसीड्स इट, ओवरकिल कर देता है, इसको खत्म कर देता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, और इसको ये दिया किसने था? बाय इकोनॉमिस्ट जोसेफ श्कम्पीटर। ठीक, फोर्सेस एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स टू अडॉप्ट एंड इनोवेट। नहीं करोगे खत्म हो जाओगे, नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे। जैसे आप आज देखते हैं कि ब्लिंकिट ने शुरू किया क्विक कॉमर्स, इंस्टामार्ट ने शुरू किया क्विक कॉमर्स। आज आप देखते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे फ्लिपकार्ट, वो अपना फ्लिपकार्ट मिनट्स लेके आते हैं। जियो सेम डे 15 मिनट डिलीवरी लेके आते हैं। बिग बास्केट 50 BB नाउ लेके आते हैं 15 मिनट डिलीवरी। वाई? बिकॉज द न्यू प्लेयर्स डिसरप्टेड द मार्केट, टेक्नोलॉजी लेके आए, तो ओल्ड प्लेयर्स को अपने आप को इनोवेट करना पड़ा, नहीं तो दैट वुड हैव डिसरप्टेड द इंडस्ट्री और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी खत्म हो जाती कंपनीज। इसीलिए आप देखते हैं कि बिग बाजार जैसे जो सुपरमार्ट्स थे, क्योंकि वो इनोवेट नहीं कर पाए ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, कोविड के टाइम, ठीक है, वो अपना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से क्या होता है कि खत्म हो जाता है बिग बाजार और ऑनलाइन क्विक कॉमर्स धीरे धीरे अपनी जगह लेने लगता है। ठीक है, अगर ग्लोबल एग्जांपल देखना है तो जो फिनटेक स्टार्टअप्स है इवन इंडिया में, वो ट्रेडिशनल बैंकिंग इंडस्ट्री, खासकर आप अफ्रीका, इथियोपिया में देखते हैं, ऐसे कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे, इंडिया में देखते हैं, तो ट्रेडिशनल बैंकिंग हट के डिजिटल एक्सपीरियंस, बेटर सर्विसेज, इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, इसके प्रति फोर्स करते हैं। आज भी अगर आप देखो तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कितना अलग हैं एक दूसरे से। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो आपको घर बैठे अकाउंट खोलने की सुविधा देता है, आपको सब कुछ आपके घर पे प्रोवाइड करता है, आपको एक ऐप से आप अपना सब कुछ, सारा अकाउंट, कार्ड, सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक का अकाउंट वो देखिए, वर्किंग कंडीशन क्राइटेरियाज देखिए, तो आपको हर चीज़ के लिए आपको पहले बैंक जाना पड़ता है, सब कुछ आपको ऐप पे नहीं मिलता। बट धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द कंपटीशन ऑफ दीज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग देयर टेक्नोलॉजी, अपने नए ऐप्स लेके आ रहे हैं टू प्रोवाइड अ बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे तो इस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का शिकार आप भी हो जाएंगे। कई सारे बैंक फिर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और फिनटेक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज जब आप पेमेंट करते हैं किसी को यूपीआई के थ्रू, दैट इज फिनटेक। आप फोन पे यूज करते हैं, आप गूगल पे यूज करते हैं, दैट इज फिनटेक। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, क्रेडिट डेबिट कार्ड सिस्टम, एटीएम सिस्टम्स, उसकी वैल्यू कम हुई है। तो फिनटेक एक डिसरप्शन लेके आया है मार्केट में। तो इनोवेशन क्रिएट्स क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। इफ यू विल नॉट इनोवेट यू विल बी डिस्ट्रॉयड। एवरी न्यू टेक्नोलॉजी डिस्ट्रक्ट्स एन ओल्डर टेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग द ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर द ह्यूमैनिटी। पहली चीज, आज एआई का भी एग्जांपल आप सोच सकते हैं। दूसरी चीज, जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट। जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट, तो भाई जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट इसलिए बढ़ता है क्योंकि हर एक जो नया स्टार्टअप आ रहा है
उसको कुछ ना कुछ क्रिएटिव स्किल्स चाहिए आप में, या प्रोग्रामिंग स्किल चाहिए आप में, या कोई एजुकेशनल स्किल चाहिए आप में। तो उसके लिए आप सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं, अपना स्किल इंप्रूव करते हैं, अपनी वर्थ बढ़ाते हैं, आपकी वेजेस बढ़ती हैं, आपकी इनकम बढ़ती है। एंड विथ राइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू स्टार्टअप्स कमिंग, अगर हम इंडिया का भी केस खाली सोचते हो तो बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, जैसे गिग इकोनॉमी हुई आपकी, राइडर्स, वर्कर्स, ड्राइवर्स। ठीक है, भले वो फॉर्मलाइज जॉब अभी ना हो, बट स्टिल द जॉब सिनेरियो इम्प्रूव्स, द इनफॉर्मल जॉब सिनेरियो इम्प्रूव्स। ये भी देखा गया है, स्टार्टअप्स आर डिस्प्रपोर्शनेटली हाई जॉब क्रिएटर्स एज पर द OECD डेटा। ठीक है, ये बात देखी गई है कि चाहे इंडिया हो चाहे वर्ल्ड वाइड हो, जो नए स्टार्टअप्स होते हैं वो नए तरह की जॉब्स और हाई अमाउंट ऑफ जॉब्स लेके आते हैं, बिकॉज वहाँ स्टैग्नेशन नहीं है, दे वांट टू ग्रो। वेर एवर देयर विल बी अ ग्रोथ, देयर विल बी मोर जॉब्स। क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है, यू नीड मैन पावर, आपको सप्लाई बढ़ानी है, यू नीड मैन पावर। तो दैट्स वाई मोर जॉब्स आर क्रिएटेड वर्ल्ड वाइड। सिर्फ इंडिया का फिनोमेना नहीं है ये, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, वियतनाम हो, इवन US हो। तो जो भी नए स्टार्टअप्स आते हैं वो ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू ग्रो। ठीक है, साथ ही साथ आप देखते हैं डिमांड फॉर हाई स्किल लेबर बढ़ता है इन दिस स्टार्टअप्स। खासकर अगर आप आज AI की फील्ड देखते हो, इंजीनियरिंग की फील्ड देखते हो, मेडिकल रोबोटिक्स की फील्ड देखते हैं आप, तो वहां पे आपको हाई स्किल्ड लेबर चाहिए, हाई स्किल डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस मैनेजर्स को आप देखते हैं, स्किल होना चाहिए हाउ टू सेल, ठीक है, हाउ टू प्लेस देयर प्रोडक्ट्स, ताकि कस्टमर्स तक पहुंच सके, उसकी मार्केटिंग कैसे हो, ठीक है, उसकी अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए। ये सारे चीज़ें आप स्किल्स के थ्रू सीखते हैं, चाहे आप सर्टिफिकेट कोर्सेज से सीखें, चाहे MBA करके सीखें, बट ये हाई स्किल लेबर की डिमांड बढ़ती है। एंड हाई स्किल लेबर मीन्स हाई इनकम, हाई इनकम मीन्स बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स हाई ग्रोथ रेट। ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा ग्रोथ, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड इज 62% ऑफ इंडियाज ओवरऑल GDP कैलकुलेशन। इसके साथ साथ डायनामिक रीएलोकेशन की बात करते हैं, यानी कि अगर मान लो कि फेलियर्स हुए, मान लो कि हमने एक स्टार्टअप शुरू किया, वो ठीक से नहीं चला, जैसे एक स्टार्टअप इंडिया में था इन्फीबीम, वो भी या स्नैपडील, वो स्टार्टअप ठीक से नहीं चला मान लो, तो पिवट कर सकते हैं, जल्द से जल्द अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं। यानी दिस क्रिएट्स अ डायनामिक लेबर मार्केट। डायनामिक लेबर मार्केट बोले तो क्या बोले, तो मतलब ये कि अगर मान लो कि हम एक क्विक कॉमर्स या ई-कॉमर्स वेबसाइट खोले थे, वो काम नहीं किया ठीक से, वी पिवट, हम आते हैं अब फिनटेक की तरफ, और वी गो टू द रियलिटी टेक, यानी रियल स्टेट में टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, कुछ हम पिवट करते हैं, चेंज करते हैं, तो एक नया लेबर डिमांड होता है हमारे पास। हो सकता है कि हम पहले एडटेक में थे, एडटेक से हम चले जाते हैं किसी से, हम मार्केटिंग कंपनी बन जाते हैं या सेल्स कंपनी बन जाते हैं। तो इससे आपको नया लेबर का डिमांड होता है। ठीक है, सो इट क्रिएट्स अगेन मोर जॉब्स, मोर डिमांड फॉर डाइवर्स फील्ड ऑफ लेबर। तो इससे स्टैग्नेशन जो इकोनॉमी में है कि सब लोग इंजीनियर बन रहे हैं या सब लोग आर्ट्स पढ़ रहे हैं या सब लोग डॉक्टर बन रहे हैं, तो ये नहीं होता। इट क्रिएट्स अ डायनामिक लेबर सिस्टम। ठीक है, और डायनामिज्म से क्या आता है, वैरायटी। वैरायटी ब्रिंग्स बेटर जॉब्स, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या देखा, इनोवेशन एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। दूसरा मैकेनिज्म जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट, बिकॉज हाई स्किल्ड लेबर गेट्स पेड मोर, डिमांड्स मोर, हैव अ बेटर लाइफस्टाइल। ठीक, अब अगर आगे देखते हैं हम लोग, तो ग्लोबल केस स्टडी द इजराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्टार्टअप पर कैपिटा इन द वर्ल्ड। माना जाता है ये ना कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और नहीं है तो इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती। बट इजराइल बीइंग एट द सेंटर ऑफ द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, स्टिल वहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम फल फूल रहा है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर है वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, जिसको हम योजना प्रोग्राम बोलते हैं। योजना प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या है, क्योंकि भाई इजराइल इज अ वेरी मिलिटराइज्ड स्टेट,
तो वहाँ पे मिलिट्री एकेडमी या इंडस्ट्री लिंक हमको दिखाई देता है, यानी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है मिलिट्री का इंडस्ट्री के साथ लिंकेज, और इंडस्ट्री एकेडमिक्स से ऐसे लोगों को हायर करती है जो हाईली स्किल्ड हैं और मिलिट्री डिमांड को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो छोटे छोटे रोबोट्स हों, कैमरा गन्स हो, कैमरा स्नेक्स हो। इस मिलिट्री इक्विपमेंट डेवलपमेंट में इजराइल के पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस योजना पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट यानी मिलिट्री को एकेडमी यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ वाया इंडस्ट्री जोड़ती है, और इससे पहली बात तो कि मिलिट्री डिमांड भी पूरी होती है, और इजराइल में एक बेहतरीन स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है जो कि ना सिर्फ मिलिट्री को हार्डवेयर्स प्रोवाइड करता है बल्कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लाइक पेगासस सिस्टम साइबर वॉरफेयर के लिए वो भी प्रोवाइड करता है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट सपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट वहां के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है वाया मिलिट्री। ठीक है। एंड ऑल्सो देयर इज अ कल्चर ऑफ लर्निंग फ्रॉम फेलियर, कि आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज लाइए, लर्निंग फ्रॉम फेलियर रखिए, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू। अभी क्या है, लोगों में डर होता है भारत में कि अगर हम सक्सीड नहीं किए अपने स्टार्टअप में तो हम क्या करेंगे, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि फेल्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम या फेल्ड स्टार्टअप है तो उनको सपोर्ट कर सके, या ऐसे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करे जो फेल हो गए अपने इनिशियल स्टार्टअप्स में। ऐसे पॉलिसी या ऐसे स्टार्टअप इकोसिस्टम का अभी कमी है इंडिया में। दैट्स वाई पीपल आर रिस्क अवर्स एंड नॉट रिस्क टेकर्स, जॉब सीकर्स एंड नॉट जॉब गिवर्स। बट ऐसा नहीं है कि इजराइल में ऐसा हो रहा है तो इंडिया में नहीं हो रहा है। इंडिया का भी स्टार्टअप इकोसिस्टम बेहतर हुआ है, इंडिया का भी स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत बेहतर हुआ है। 90,000 से ऊपर हमारे पास स्टार्टअप हैं, लगभग 90,000 तो पहले था, 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप है, 1,15,000 स्टार्टअप्स हैं आज के समय में इंडिया के पास। हम ये भी देखते हैं कि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है दैट इज 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। बट इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को सस्टेन्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने में गवर्नमेंट पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ लगने वाला है, क्योंकि कैपिटल की देखो कमी है, क्रेडिट की कमी है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की इस समय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी है। ठीक है। तो 2016 में 500 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप से आज हम 1,15,000 स्टार्टअप के ऊपर हैं। इसमें हम ये भी देखते हैं कि 1.2 मिलियन यानी 12 लाख जॉब्स, सोच के देखो, 12 लाख जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड बाय स्टार्टअप्स अलोन, इंक्लूडिंग गिग लेबर्स यानी इनफॉर्मल एज वेल एज फॉर्मल हाई स्किल्ड लेबर। इसमें पॉलिसी सपोर्ट भी मिला है जैसे स्टार्टअप इंडिया। बट ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी जितना तेजी से ग्रो करनी चाहिए थी उतनी तेजी से ग्रो करने में हेल्प नहीं करी है, बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। तो इसकी वजह से हमें इसमें कुछ ट्विक्स करने होंगे ताकि ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, हमको एक बात और याद रखनी है कि 60% से ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया में फेल हो जाते हैं। 60% से ज़्यादा स्टार्टअप फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट। तो वो फेलियर्स अगर हम कम कर सके तो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को और तेजी दे सकता है। आज भी दे रहा है बट और तेजी दे सकता है, ताकि हम सिर्फ डिलीवरी बेस्ड स्टार्टअप ना बन के रह जाएं, बल्कि हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे AI, साइबर इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, साथ ही साथ रोबोटिक्स, उसमें भी इन्वेस्ट कर सके अपने टाइम को। आज का जो युवा है वो स्टार्टअप वहाँ लेके जाता है जहाँ उसको शॉर्ट टर्म में क्विक गेन्स हो सके। बट रोबोटिक्स हुआ, ठीक है, बैटरी सेल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, AI हुआ, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो बिना गवर्नमेंट या बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सपोर्ट के नहीं चल सकता। इसका जेस्टेशन पीरियड 5 से 10 साल हो सकता है, यानी प्रॉफिट आने में आपको 10-10 साल लग सकते हैं। बट ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी आपको फ्यूचर प्रूफ करती है, और उस फ्यूचर प्रूफिंग के लिए चाहिए कि आप यानी सरकार सेक्टोरल इम्पैक्ट को बेहतर करे। मतलब सेक्टोरल इम्पैक्ट यानी ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे कुछ बेहतरी की जा सके और जहाँ कुछ बेहतरी हुई है, जैसे फिनटेक, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस एंड एग्रीटेक। फिनटेक क्या है? यानी कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक तो अपना UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक,
ये रेवोल्यूशनाइज करता है डिजिटल पेमेंट्स को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को, फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रेडिट सिस्टम को, ताकि एमएसएमई, स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल इंडिविजुअल्स को लोन्स भी डिसबर्स किया जा सके ज़्यादा ईजिली। फिनटेक को आप लेवरेज कर सकते हैं इंडिया में क्रेडिट सिचुएशन को बेहतर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम रेपो रेट कट्स एंड CRR कट्स, कैश रिजर्व रेशियो कट्स, जो इंडिया में क्रेडिट सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश करता है, बट साथ ही साथ हम फिनटेक के थ्रू इसके डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ क्रेडिट जनरली एफ्लुएंट क्रेडिट टेकर्स के पास ही रह जाता है, वो नीचे नहीं पहुंच रहा है, ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है, तो हमारा MSMEs सफ़र करता है वहाँ पे। साथ ही साथ हम देखते हैं सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज। आज ज़्यादातर कंपनीज, क्योंकि हमारे पास जो कंपनीज हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, उसको हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बना सकें और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट कंपनी बेस्ड बना सके, वहाँ इम्पैक्ट करता है अपना एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे पास ऐसे स्टार्टअप्स हैं जैसे जोहो, आपने नाम सुना होगा, अब तो वो अमेरिका बेस्ड हो गया। फ्रेशवर्क्स, ये प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया के प्रोडक्ट्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ले जाते हैं और compete करते हैं। मतलब जोहो तो ऐसा है, आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, मेकिंग न्यू सॉफ्टवेयर्स फॉर योर क्लाइंट, न्यू सॉफ्टवेयर्स, नॉट जस्ट सर्विसेज, न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। साथ ही साथ हमारा एग्रीटेक, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकबोन है हमारी कंट्री का, ये एग्रीटेक टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके सॉल्व करेगा हमारे फंडामेंटल चैलेंजेस को, वो चैलेंजेस, वो एग्रीकल्चर जो आज भी इंडिया में 45 to 50% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, 19% उसका GDP में योगदान है। और अगर हम सही से काम कर गए इस एग्रीटेक को यूज़ करके और एग्रीकल्चर को ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बना पाए, कि इंडियन एग्रीकल्चर्स के ऊपर ग्लोबली रॉ मटेरियल या ग्लोबल फूड सप्लाई डिपेंड करने लगी, तो हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो $3.1 ट्रिलियन तक वैल्यू क्रिएट कर सकता है बाय 2047 एंड बाय 2035 1.5। तो इतना बड़ा नंबर अगर आप चाहते हैं प्राप्त करना 1.5 ट्रिलियन का, जिसमें से अब ये आज तो हमारी 4 ट्रिलियन की GDP है, मान लो कि 2035 में 8 या 10 ट्रिलियन होती है, 8 ट्रिलियन होती है, तो उसमें से 1.5 ट्रिलियन सिर्फ एग्रीकल्चर का होगा। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और एग्रीकल्चर अगर सुधर गया तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विसेज, उनका सप्लाई चेन इकोसिस्टम भी बेहतर होगा। और ये सब कैसे हो सकता है? विद दीज एग्रीटेक्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर में एक बूस्ट ले आ सकती है और जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, डिमांड ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, करना क्या है? देखो भाई, रिस्क और चैलेंज तो ज़रूर होगा। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं तो इट्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप ही है। यू आर इन्वेस्टिंग इन योर ह्यूमन कैपिटल। आप अपने में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी नॉलेज बढ़ाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अपना 1-2 साल ले रहे हैं इस प्रिपरेशन में ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। क्या कर रहे हैं आप? अपनी नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं। उसी तरह स्टार्टअप्स भी एक तरह से वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो स्टार्टअप्स जो हैं, वो भी 1 साल 2 साल 3 साल अपना लगाते हैं, अपनी ज़िंदगी के 3 महत्वपूर्ण साल 4 महत्वपूर्ण साल, ताकि जो उनका स्टार्टअप है वो ग्रो कर सके। बट इट्स अ हाई रिस्क गेम। जैसे यूपीएससी इज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम, वैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम इज ऑल्सो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। अब इस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम जो है, या जो चैलेंजेस है, वो कैसे कम कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। बट इसमें रिस्क क्या क्या है? पहला, हाई फेलियर रेट, कि भाई स्टार्टअप इकोसिस्टम तो बढ़ रहा है बट रिस्क ऑफ फेलिंग स्टार्टअप्स, यानी 60-70% अगर स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं तो फेलियर का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, यानी फेलियर रेट ज़्यादा है। अब फेलियर रेट ज़्यादा है तो दिस क्रिएट्स अ मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स। मतलब भाई इन्वेस्टर का पैसा आया तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग टू इम्प्रूव योर ओन स्टार्टअप, कई बार स्टार्टअप फाउंडर्स क्या करते हैं, वो पैसा खुद के लिए यूज़ करने लगते हैं, साइफन करने लगते हैं, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आप अपना ह्यूमन रिसोर्स ख़राब कर रहे हो, आप अपना कैपिटल एलोकेशन ख़राब कर रहे हो। उसी तरह देयर आर मार्केट बबल्स। याद हो .com बबल, जब .com कंपनीज बढ़ना शुरू हुई, वेबसाइट इंटरनेट बेस्ड कंपनीज, तो सब कोई उसी में इन्वेस्ट कर रहा था, सब कोई। बट व्हेन द बबल बर्स्ट तो इट क्रिएटेड अ ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस इन 2000s। 2000 में बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी। ठीक है, तो रादर देन गो फॉर द हाइप कि भाई सब कोई जोमेटो खरीद रहा है या सब कोई XYZ स्टार्टअप का स्टॉक खरीद रहा है,
गो फॉर द फंडामेंटल्स कि जहां आपकी वैल्यू क्रिएट हो सके, ठीक है। फंडामेंटल्स कैन क्रिएट अनसस्टेनेबल वैल्यूएशन, ठीक है। हाइप क्रिएट्स अनसस्टेनेबल वैल्यूएशंस, ठीक, ये चीज भी ध्यान रखनी है। ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ जॉब्स, although the startups in India have created a lot of jobs, but most of the jobs are informal in nature और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब, जहां कोई कागज वागज नहीं है उनके पास, उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है अपने जॉब की, उनको टेन्योर सिक्योरिटी नहीं है, एंड दिस इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सोच के देखो, आदमी 12 घंटे काम कर रहा है, कोई ड्राइवर उबर में ड्राइवर बना हुआ है, कोई आपका राइडर है, दे आर गेटिंग जॉब, they are getting payments, it's good, but the quality of job has still not improved in the country because high skilled jobs or a high skilled labor in India is still not present. Industry ready labor is still not present because of अब ये जो गिग इकोनॉमी है, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम है, जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, टेन्योर नहीं है, आपको फिक्स्ड इनकम नहीं मिल रही है, और साथ ही साथ वर्कर बेनिफिट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, एक्सीडेंटल रिस्क इंश्योरेंस, ये सब कुछ भी नहीं, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर ये सब रहेगा तब तो चलो अच्छी बात है कि भाई राइडर इतना रिस्क ले रहा है, 10 मिनट में आपको डिलीवरी दे रहा है, और कम से कम एक्सीडेंटल रिस्क इंश्योरेंस, ये सब पेंशन, ये सब तो कम से कम प्रोवाइड किया जाए उसको, ठीक है ना। धीरे धीरे जब फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा इकोनॉमी में, तो गिग वर्कर्स को भी बेहतर फैसिलिटीज मिलेंगी। एज पर न्यू लेबर कोड्स ऑफ इंडिया वो मिलनी भी चाहिए, बट न्यू लेबर कोड्स ऑफ इंडिया 2019 में ही भारत सरकार द्वारा पास किया जा चुका है, बट स्टेट्स ने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स, ये स्टेट लिस्ट का काम है लेबर लॉस को इम्प्लीमेंट करना। तो लेट्स सी कम होता है। ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई। डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट क्यों होता है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है, अब जैसे मान लो कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रक्ट करती है, तो उस कंपनी में जितने लोग काम करते हैं उनकी जॉब लॉस होता है। चाहे हम नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर का ही एग्जांपल क्यों ना ले लें, चाहे हम जैसे बिग बाज़ार का एग्जांपल हम ले सकते थे, बट बिग बाज़ार हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय रिलायंस, तो उसका एग्जांपल हम यहाँ इंडिया के केस में नहीं ले सकते। बट ब्लॉकबस्टर अगर बंद हुआ, कोई भी कंपनी अगर बंद होगी बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग कंपटीशन, तो वहाँ से जॉब लॉस होगा ही होगा। जैसे पोस्ट लिबरलाइजेशन कई सारी ऐसी इंडियन कंपनीज थी जो बंद हुई, जैसे कैंपा एक कंपनी थी, कोका कोला के आने के बाद वो बंद हुई। अब बंद होगी तो जितने लोग कैंपा में काम करते थे वो चले गए। अब दोबारा से कैंपा आई है व्हेन रिलायंस हैज बॉट द कैंपा ब्रांड, बट उस टाइम 1990s के बाद क्योंकि कैंपा compete नहीं कर सकती थी कोका कोला से, तो वो खत्म हो गई, ठीक है। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से जॉब लॉसेस भी होते हैं। तो दीज आर द रिस्क्स एंड चैलेंजेस एज फार एज आवर इकोसिस्टम इज कंसर्न। तो करें क्या? व्हाट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ अ थ्राइविंग इकोसिस्टम? सबसे पहला तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस याद कर लो, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम विथ लेसर रेगुलेशन। सिंगल विंडो की हर जगह आपको फाइल पहुंचानी ना पड़े, एक बार में आपको परमिशन मिल जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये होता है, यानी सिंप्लीफाई द प्रोसेस फॉर स्टार्टिंग, ऑपरेटिंग एज वेल एज क्लोजिंग बिजनेस। क्लोजिंग बिजनेस भी बहुत जरूरी है। एग्जिट लॉ जैसे IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर बिजनेस आदमी बंद नहीं कर पाया तो जो मनी है, जो कैपिटल फंस गया, उससे वो कोई नई चीज़, नई स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकता, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता। यानी कि आपका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में ही चला जाएगा, सिर्फ ये परमिशन लेने में कि बिजनेस बंद कैसे करें। एंड दैट विल बी अ बिग रीजन टू वरी। वैल्यू भी क्रिएट नहीं हो रही है, क्रूशियल ह्यूमन रिसोर्स का भी लॉस हो रहा है, क्योंकि बिजनेस तो लॉस में है, तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं सैलरी तो उनको वैसे भी नहीं मिल रही है, और बिजनेस बंद भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई अ स्ट्रॉन्ग एग्जिट लॉ लाइक IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, एंड स्टार्टिंग ऑपरेटिंग के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड लेसर रेगुलेशंस इज वेरी नेसेसरी। सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड लेसर रेगुलेशंस इज वेरी नेसेसरी। एक्सेस टू कैपिटल, यानी कि पहली चीज सरकार सीड फंडिंग दे। सीड फंडिंग मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जब स्टार्टअप यहाँ है, एक आइडिया है, तो सीड फंडिंग दिया जाए उसको एग्जीक्यूशन स्टेज तक लाने में, यानी इंसेंटिव एट अर्ली स्टेज। सीड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल्स का एक्सेस मिले, साथ ही साथ प्लस क्रेडिट सपोर्ट। क्रेडिट सपोर्ट मतलब बैंक्स के थ्रू या फॉर्मल इकोनॉमी NBFCs के थ्रू लोन्स लेना आसान हो,
क्योंकि लोन लेना बहुत मुश्किल है स्टार्टअप्स के लिए, नहीं मिलता है जल्दी, नहीं मिलेगा तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इजी एक्सेस टू क्रेडिट इज वेरी नेसेसरी फॉर अ स्टार्टअप टू ग्रो। साथ ही साथ हम देखते हैं, बट हाँ फ्रॉड ना करें स्टार्टअप, ये भी बात ज़रूरी है। टैलेंट डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, यानी स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं, रट तो रहे हैं, चीज़ें रट तो रहे हैं, बट क्या हम इंडस्ट्री रेडी हो पाए हैं? क्या हमारा इंजीनियरिंग जो 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बाहर निकल रहे हैं, क्या वो इंडस्ट्री के लिए तैयार है? या चेंजेस जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं एआईज़ के थ्रू या डेटा एनालिटिक्स के थ्रू, क्या उसके लिए तैयार है? शायद नहीं। तो क्या ज़रूरी है? स्किल डेवलपमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी ऑफ लेबर। ठीक है, दैट इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, इसके साथ साथ सपोर्टिव कल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कल्चर बोले तो स्टार्टअप कल्चर, रिस्क टेकिंग कल्चर, रिस्क एवर्स कल्चर नहीं, रिस्क टेकिंग कल्चर बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि इनोवेशन, मेंटरशिप, ठीक है, इसको प्रमोट किया जा सके, और साथ ही साथ हम एंटरप्रेन्योरशिप को भी सेलिब्रेट करें। जैसे जब आईएएस का रिजल्ट आता है या यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप रिजल्ट्स को भी सेलिब्रेट करें, अपने एंटरप्रेन्योर्स को भी सेलिब्रेट करें, ताकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको दिखाई दे और बाकी जनमानस तक, जहाँ पे लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते भी रहिए, वो लोग भी इसकी तरफ प्रेरित हों। जैसे यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ के लोग। और यहाँ पे भी एक स्टार्टअप इकोसिस्टम फले फूले, क्योंकि ये सब ऐसे राज्य हैं जो सही मानने में पिछड़े हुए हैं। और जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ डेवलप करेगी, ग्रूम करेगी, सरकारी सपोर्ट होगा, वैसे वैसे यहाँ पे भी लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा, उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। पॉवर्टी, जो विशेष पॉवर्टी के साइकिल में लोग फंस गए हैं, उससे बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, ओके, सो व्हाट कैन वी कंक्लूड कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी पावरफुल एंड प्रूवन कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूरोप हो, और चाहे वो इंडिया हो, अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कैटालिटिक ग्रोथ, तो एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स, इनोवेशन ही आपका रास्ता है। दूसरी चीज़, इट्स नॉट अ पेनेसिया एंड ऐसा नहीं है कि एक फुल प्रूफ सोल्यूशन है। रिस्क है, रिस्क बिल्कुल है, हर चीज़ में रिस्क है, बट इसका जो पोटेंशियल है टू ड्राइव ग्रोथ, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बेहतर है। रिवॉर्ड्स आर हाईली रिवॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड है अगर एंटरप्रेन्योरशिप चल गई आपकी। तो आप ग्लोबल पावर बन सकते हैं, ग्लोबली आपके स्टार्टअप्स का जो इन्फ्लुएंस है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डेलिबरेट, सपोर्टिव और होलिस्टिक पॉलिसी एनवायरनमेंट फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर अ स्टार्टअप इज नेसेसरी टू अनलॉक दिस पोटेंशियल ऑफ इंडियाज यूथ। नहीं तो जो हमारा मीडियन एज है, जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी 28-29 साल के लोग जो सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में, इंडिया के अंदर इस समय, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा डेमोग्राफिक चैलेंज बन के रह जाएगा अगर हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर नहीं किए तो, रेड टेपिज्म कम नहीं किए तो, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी कम नहीं किए तो, और गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ सपोर्ट नहीं किए तो, सब युवा फिर या तो जॉब के लिए भटक रहे होंगे या गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म्स भर रहे होंगे, और फिर हम लोग देख के विचलित होंगे इस बात से कि अरे पियोन का फॉर्म आया था और पीएचडी का लड़का भर रहा है। वाई? बिकॉज पीएचडी किए हुए हाई स्किल्ड आदमी के लिए भी जॉब्स नहीं रहेंगी। दैट्स वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज नेसेसरी। सो विल स्टॉप हियर। ठीक है, तो आज की क्लास से आप क्या सीख के जा रहे हैं और क्या आपके सजेशंस हैं, और कोई अगर डाउट है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट अगेन सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।